कल हमने देखा था ट्रेंड्स इन आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस, ओके, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया था। उसमें के ना कुछ पॉइंट ये बच गए थे कल कि आपने अगर देखी होगी पूरी ट्रांजिशन सीरीज तो कुछ एलिमेंट्स है। यहाँ पे देखो मैंने क्रोमियम से सीरीज लिखी है कॉपर तक के। अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम। तो मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स एलिमेंट डिफरेंट है। एलिमेंट देखो सब डिफरेंट है बट उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम है। देखो क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर ऑल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखो मैंने ये कुछ लिखा है, इसके लिए है 82 pm। अभी ये 2+ में है, मीन्स ये क्या है? आयनिक रेडियस है। आयन है ना, तो आयनिक रेडियस। इसकी वैल्यू देखो अभी लास्ट के लिए क्या दी गई है? 72। तो वैल्यू डिक्रीज हुई है, वैल्यू डिक्रीज हुई है ना हमारी, हमने रन किया तो वैल्यू डिक्रीज हुई। तो हम क्या कहेंगे? लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो हमारी आयनिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। हमारी आयनिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। वाई? इसका अगेन रीजन है ये वाई। दो चीजें हो सकती है, हमने कल देखा था क्या? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इसका मीनिंग है इंक्रीज। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है? आउटर मोस्ट शेल्स वाली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है पूरी तरीके से। और कल आपको एक बात अगेन क्लियर हो गई थी कि जो डी ऑर्बिटल होती है उनका शील्डिंग इफेक्ट जरा पुअर होता है। ओके, उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है। आफ्टर दैट अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली साइज क्या होगी आपकी? डिक्रीज। इसीलिए हम यहाँ से यहाँ तक के जब रन करेंगे तो हमारी आयन की साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। आयनिक रेडियस भी क्या होगी आपकी? रन करते टाइम डिक्रीज होगी। तो इतना ही रीजन है। आपको क्लियर हो गया ये रीजन? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। देखो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट एलिमेंट है बट सबकी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो सेम है। +2 +2 +2 +2। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। यहाँ पे ये आपके बुक में वैल्यू दी है क्रोमियम के लिए 82 pm, आफ्टर दैट 72। अगर वैल्यू का भी हम देखेंगे तो 82 से 72 आया है, मीन्स डिक्रीज आया है। ओके, आयनिक रेडियस दी है, वो आयनिक रेडियस में डिक्रीज है। तो हम कंक्लूड क्या करेंगे? ये लेफ्ट टू राइट की सीरीज है, सीरीज भी हमारी लेफ्ट टू राइट वाली। अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर रन करती हूँ तो आयनिक रेडियस क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। आयनिक रेडियस क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। रीजन क्लियर हो गया सबको कि आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। व्हाई? अगेन उसका रीजन क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई साइज क्या होगी हमारी? डिक्रीज। ऑब्वियसली साइज डिक्रीज हो रही है, मीन्स आपके ये आयंस थे तो आयनिक रेडियस भी क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। मैं ना आपको ऐसे पूरे छोटे नोट्स बना के दे दूंगी। अभी मुझे पता चला सीटी में चैप्टर है, उस हिसाब से पूरे बना दूंगी मैं आपको। अब ये देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट है, आयरन है, सेम एलिमेंट है बट उनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। मीन्स पहला देखो +2 में है, देन सेकंड वन +3 में। मीन्स हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट तो देखो सेम है बट उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डिफरेंट है। क्यों? देखो अभी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी, इट इज, ये क्या इंडिकेट करेगी? मुझे बस ना इनका साइज और आयनिक रेडियस इंडिकेट कराना है। ओके, ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैंने पूछ लिया इनमें से किसका साइज बिग होगा और किसका स्मॉल होगा, आप ट्राई करो। यू हैव अगेन वन कन्फ्यूजन, जो आपने मुझे लास्ट क्लास में बोला था कि हमें कटायन अनायन की साइज में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपने वही यहाँ पे कर दिया है थोड़ा सा। ओके, देखो क्लियर करेंगे, क्लियर करेंगे हम। देखो देखो Fe2+ कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी। Fe3+ कब बनेगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी उसका साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा। अगर उसका साइज स्मॉलर होता है, अगर उसका साइज स्मॉलर होता है तो उसके आयनिक रेडियस भी क्या होगी? स्मॉलर। ऑब्वियसली रेडियस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ दिखा रही है? साइज के साथ दिखा रही है। हमारा सर्कल भी देखो, हम सर्कल मैथमेटिक में पढ़ते हैं, उसका रेडियस डायमीटर जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है ना सर्कल का एरिया, एरिया निकालते तब यूज होता है ना। तो इसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि आपका आयन का साइज अगर स्मॉल है तो उसका आयनिक रेडियस भी क्या होगा?
स्मॉल। अगर ये Fe देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है अगर एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, और उसकी आयनिक रेडियस भी क्या होगी, स्मॉल होगी। आपको ना इस टाइप की क्वेश्चनिंग आती है, जैसे ये पेयर दे दी, आपको ये पेयर दे दी और पूछ लिया कि इनमें से किसकी आयनिक रेडियस स्मॉल है या किसका साइज स्मॉल है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, वो अरेंज अगर हुआ तो उस टाइप का होगा। यहाँ पे Fe है, कोई दूसरा भी एलिमेंट हो सकता है, 3D में से कोई भी हो सकता है, बस आपको ध्यान में आना चाहिए कि एलिमेंट सेम है बट ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा उसका साइज स्मॉल होगा और उसकी आयनिक रेडियस भी स्मॉल होगी। बट यहाँ पे हमने कैसे कंक्लूजन निकाला था, ये सीरीज एलिमेंट डिफरेंट थी, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी सेम थी, बट सीरीज हमारी लेफ्ट टू राइट रन हो रही थी। आपको ना ये बुक में एग्जांपल वैल्यू दे दी ना, इससे बहुत इजी हो गया वो इवेल्युएट करना कि आयनिक रेडियस का वैल्यू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। मीन्स आप बोलो ये एलिमेंट बिग होगा कि ये एलिमेंट बिग होगा, आप बता पाओगे, क्रोमियम ये बिग होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज। आपको अगर ऐसी पेयर आती है और पूछ लिया जाएगा इसमें से किसका साइज बिग होगा या स्मॉल होगा या किसकी एटॉमिक रेडियस, तो वो आपको इस बेसिस पे लेनी पड़ेगी। क्लियर, दोनों क्वेश्चनिंग भी क्लियर हो गई उनमें कि ऐसे क्वेश्चनिंग पूछी। तो अभी हम ना बहुत अच्छे टॉपिक पे जाएंगे जो ना आपको सबको आता है, आप सबको आता है, 11 का टॉपिक है विच इज आयनाइजेशन एनर्जी, विच इज आयनाइजेशन सेम थिंग जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स सेम है। ओके, अभी देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लुक एट, सब यहाँ पे ध्यान दो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस, ये बन गया हमारा एटम। ओके, ये बन गया हमारा एटम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुट आउट करेंगे। आपको पता है पहले शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2, एंड सेकंड वन की, अभी ना मैं रैंडमली इलेक्ट्रॉन पुट कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ना ये एटम ऐसे पसंद नहीं आ रहा है, इसको हम सोडियम बनाएंगे क्या, सोडियम, मुझे बताओ सोडियम में कितनी ये है, 11 है ना एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी फिर, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ऐड कर देती हूँ 11। अभी अरे सॉरी, यहाँ पे हम एक ऐड कर देते। ओके, अभी ये देखो ये अकेला है, मुझे उसको करना है रिमूव, मुझे उसको वहाँ से निकाल फेंकना है, तो मैं इसके लिए ना एनर्जी यूज़ करूँगी, मैं एनर्जी यूज़ करूँगी और उसको सेपरेट कर दूँगी। जब भी ये सोडियम से सेपरेट होता है तो आपको पता है क्या मिलता है, Na+ एंड इलेक्ट्रॉन, ये मिलता है ना। ओके, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने के लिए मीन्स आउटर मोस्ट शेल, हम क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसको अगर मैं बोलूँगी ऐसे ए चल उठ निकल, नहीं, अगर मुझे आप में से भी किसी को थोड़ा बाहर निकलना है ना, मेरे एक वर्ड गेट आउट से वो नहीं निकलेगा, मुझे 4-5 बार गेट आउट गेट आउट गेट आउट बोलना पड़ेगा तब जाके वो निकलेगा। उसी प्रकार ये, तो ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है ना, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स आपको एटम में से आउटर मोस्ट शेल में से 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो आपको उसके लिए एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो आपकी एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन आई एम गोइंग टू क्लियर वन थिंग, एट वन टाइम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 2-4 ऐसे घसीट के फेंकोगे नहीं, क्योंकि मेटल ऐसे जाएगा, फिर देखो M+ में कन्वर्ट होगा, देन M2+ में जाएगा, देन M3+ में जाएगा। ओके, एक्चुअली माहित है का, थर्ड आयन जो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, बता ही दे रही हो, अभी प्रतीक ने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। सो जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड वन, एंड सेकंड वन आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। वाई, इसका रीजन होता है जैसे पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो आती है ना वो मेटल से रिमूव होता है। ओके, देन हमारा बनता है कटायन, अभी हमें उस कटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, मीन्स सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देके। तो कटायन देखो ऑलरेडी डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज नहीं करता, तो हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ती है।
इसीलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू सेकंड, एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ये मैंने स्पीड में क्यों बोला, क्योंकि मुझे वो पता नहीं है आपको। ओके, तो आपको क्लियर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ओके, क्लियर। मैं भी ना आपके लिए कुछ पॉइंट लिख रही हूँ, आप नोट कर लो। हम ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए पढ़ रहे, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए पढ़ रहे। फर्स्ट वन पॉइंट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो, देखो मैंने आई लिखा मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लिखा है। ओके, आई मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लिखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट शो आयनाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट बिटवीन S block and P block, S block and P block. Then second point है they are less electropositive than group 1 and 2, group 1 and 2. Then third one, they form ionic and covalent compound. They form, एक मिनट, ionic and covalent compound. सांग, बोल। आयनायझेशन एनर्जीसाठी लिहिले आणि टीई ट्रान्झिशन एलिमेंटसाठी लिहिले। खूपदा ना बुक्समध्ये आई लिहून येतं। ओके, तर ट्रान्झिशन एलिमेंट शो आयनायझेशन एनर्जी इंटरमिडिएट बिटवीन एस ब्लॉक अँड पी ब्लॉक, इंटरमिडिएट बिटवीन एस ब्लॉक अँड पी ब्लॉक। ओके, सो आपको पता है डी ब्लॉक का पोजीशन भी कहाँ होता है, ऑन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। वहाँ पे कौन बैठती है, आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वो क्या कहते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी होती ना, इट इज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी किसके बिटवीन नजर आएगी, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। देन सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग होता है लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली। ओके, हम क्या कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगेन मेटल क्या होते हैं, रिच इन इलेक्ट्रॉन। ओके, मेटल होती है आपकी रिच इन इलेक्ट्रॉन, उनको कहा जाता है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, जो एलिमेंट इजीली लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। जो आपकी एस ब्लॉक की एलिमेंट होती है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दे आर इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट जो हमारी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, अगर इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो लेस है, एज कंपेयर टू लेस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है थोड़ा कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। कंपैरिजन किसके साथ दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से दिया गया। और ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अगर आप देखते हो तो पूरे हाईली रिएक्टिव मेटल बैठे होते हैं। ओके, अगेन ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन इजीली अगर लॉस होता है, जैसे ग्रुप 1 में कौन बैठा होता है आपका, समझो सोडियम। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ एंड इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होती है, नियॉन। ओके, अगेन सेकंड ग्रुप का Mg क्या बनाता है, ये Mg 2++ 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास अभी कितनी
इलेक्ट्रॉन हो गई अगेन 10। सो इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि अगर ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना, उनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इसलिए दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट ये केस थोड़ा सा इनके साथ नहीं हो पाता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कहाँ पे बैठे होते हैं, सेंटर में बैठे हैं, इंटरमीडिएट। तो अब इन्होंने बस कंपेयर किया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट किससे कम है थोड़े, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से कम है थोड़े। आफ्टर दैट ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, 2 टाइप की कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पहला आपका आयनिक कंपाउंड है, दूसरा आपका कोवैलेंट कंपाउंड है। 2 टाइप के एलिमेंट्स फॉर्म होगी, बट कब फॉर्म होती है ये, अगर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट FeO, ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसने कौन सा कंपाउंड फॉर्म किया है, आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म किया। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम O3, ये क्रोमियम +6 में है, यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, मीन्स वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपका कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। आपने देखा होगा पूरी ट्रांजिशन सीरीज जो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रही, बराबर है। तो उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि जो 3D सीरीज है ना, 2 टाइप के कंपाउंड बना रही है, कौन सा, आयनिक कंपाउंड है एंड कोवैलेंट कंपाउंड है। बट आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब ट्रांजिशन एलिमेंट कब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, एंड कोवैलेंट कंपाउंड कब बनेगा, जब आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये एक डिफरेंशिएशन है वहाँ पे। आफ्टर दैट हमें ना, जो प्रतीक ने मुझे सवाल पूछा था वो एक बार हम क्लियर कर लेते, क्योंकि हमारे बुक में भी उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर दैट देखो IE, बेटा IE मीन्स ना आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। 1, यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। हमें ये पता होता है, हमें 11 से ये बात पता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, हम किसके हिसाब से देखते हैं, चलो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ओके। मैग्नीशियम से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, यहाँ पे लगेगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अभी इस मैग्नीशियम से आपको अगर नोटिस हुआ होगा, मैंने आदिति से ही 3 बार पैसे मांगे हैं, 2-3 बार मैंने आदिति से मांगे, ये तो इससे रिमूव हुआ। अभी इसके पास M+ है, अगेन मैं ये मैग्नीज प्लस से अगेन रिमूव करूंगी, तो यहाँ पे क्या होगा 2+, एंड एनर्जी क्या होगी हमारी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, एनर्जी IE2, ओके। दूसरी एनर्जी लगी ना, अगेन सेम आदिति पर्सन है, उसके फिर से पैसे मांगने हैं हमें, Mg2+, आयनाइजेशन एनर्जी 3, देन Mg3+, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 3। ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया आपको। तो देखो यहाँ पे देखो कंपैरिजन, देखो ये एनर्जी बेटा हमेशा हाई होगी एज कंपेयर टू दिस वन। अभी इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगी ना, ये मेटल था पहले, वो रेडी था देने के लिए, रेडी था, आदिति पहले 50 रुपीज देने के लिए पूरी रेडी थी, उसने जल्दी से देके ये कटायन बन गया। अभी हमने ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना, ये कटायन से रिमूव है, इस कटायन से। और आपको पता है वो कटायंस जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो इजीली देंगे क्या अपना इलेक्ट्रॉन, नहीं। देन ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव हुआ था ना, वो भी कटायन से ही रिमूव हुआ था, और कटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि साइज भी कटायन का आनायन से स्मॉल होता है ना, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस कटायन पे ही ज़्यादा बैठेगी ना, फिर तो वो छोड़ेगा क्या इलेक्ट्रॉन अप्लाई इजीली, नहीं। क्लियर, तो हमेशा ये ट्रेंड चलेगा। एक बात और क्लियर करेंगे कि आपकी जो 3D सीरीज है, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट में कितनी सीरीज है, 4। उसमें जो 3D सीरीज है ना, उसमें 4f ऑर्बिटल है, एंड लास्ट वन की है उसमें 5f ऑर्बिटल है। अभी हमें इनका आयनाइजेशन एनर्जी देखना है कि सेम होगा, डिफरेंट होगा कि कैसे होगा। बस एक बात बता दे रही हूँ, जो 4f ऑर्बिटल होती है ना, ये एंटी पेनल्टीमेट मतलब डीपली सीटेड होती है, ये पूरी डीपली सीटेड होती है एटम के अंदर,
बाहर की तरफ नहीं होती है वो। अभी उससे हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे कि कैसे होता है। ओके, राइट डाउन समथिंग अबाउट थर्ड आयनाइजेशन सीरीज। मैंने कहा है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है, अभी कंफ्यूज मत होना। थर्ड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या शो करती है? आपकी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ना हाई होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी हाई होती है। अभी देखते हैं हम क्यों होती है। इट कंटेन फील्ड 4D, इट कंटेन्स filled 4f orbital. It contains filled 4f orbital. After that 4f orbital show poor shielding effect. 4f orbital show poor shielding effect. Shielding effect clear है ना सबको? Okay. So valence electron, so valence electron experience greater attraction, electron experience greater attraction, greater attraction, therefore more energy required, therefore more energy required। अभी हम ना किसके लिए पढ़ रहे हैं? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, बट कुटलिया है, कौन सी है? थर्ड, जहाँ पे 4f ऑर्बिटल होती है। क्या होती है वहाँ पे? 4f ऑर्बिटल होती है। लैंथनम है कि एक्टिनम है? ये लैंथेनॉइड की है कि एक्टिनम की है? लैंथनम, क्योंकि एक्टिनॉइड के लिए क्या होगी? 5f होगी। ओके, 5f क्लियर। तो देखो हम 3D के लिए देख रहे कि 3D में जो 3D की थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई क्यों है? इतनी हाई क्यों है? अभी आपको भी क्लियर होगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई है मीन्स इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पा रहे हैं क्या? नहीं, इसीलिए हाई है ना, मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पा रहे हैं क्या? नहीं पा रहे। अगर हम इसका देखते हैं क्या होता है, देखो इट कंटेन फील्ड 4f ऑर्बिटल। उन्होंने कहा है जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, उनके पास फील्ड 4f ऑर्बिटल होती है, फील्ड 4f ऑर्बिटल होती है। जो आपकी 4f ऑर्बिटल होती है उनके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका 4f 5d एंड 6s जनरल और 0 और यहाँ पे 1 to 14 इस प्रकार होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये उनकी 4f ऑर्बिटल होती है ना, फील्ड होती है और डीपली सीटेड होती है। फील्ड तो होती है बट वो डीपली सीटेड होती है, अंदर के साइड होती है, डीपली सीटेड। सो 4f ऑर्बिटल शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना इनका पुअर होता है, मीन्स वो जो रिपल्शन वाला है ना, हमने कल देखा था, यहाँ पे था न्यूक्लियस और ऐसे शेल्स थे और यहाँ पे होता था रिपल्शन। समझो यहाँ पे आपकी 4f ऑर्बिटल है और वो पूरी फिल है। देखो 4f ऑर्बिटल यहाँ पे है, वो पूरी फिल है। इसके बाद अपनी 5d 6s की ऑर्बिटल है तो उनको वो रिपल्शन नहीं कर पा रही उतनी स्ट्रांगली। अगर देखो रिपल्शन कम हो गया तो क्या बढ़ जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इजीली आप रिमूव कर पाओगे क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं कर पाओगे। इसका मीनिंग कि ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो दिखा रही है ना 4f ऑर्बिटल, उसके वजह से Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ रही है। आपके अट्रैक्शन बढ़ना मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ रही है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना लास्ट ऑर्बिटल के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर अट्रैक्शन। ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ गई तो क्या ग्रेटर अट्रैक्शन शो होगा पूरी आउटर, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे। देयरफॉर आपको मोर एनर्जी लगानी पड़ेगी आउटर के इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्लियर? बहुत बार कंफ्यूजन कैसे होता है, जैसे ये 4f ऑर्बिटल है ना बेटा, सबको क्या लगता है वो आउटसाइड होगी,
बट 4, 5, 6 एजिम्पटल क्वांटम नंबर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। तो ये 4f ऑर्बिटल जो होती है वो आपकी डिप्लीसिटेड होती है, उसके बाद बाकी की 2 ऑर्बिटल होती है। और ये क्या करती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करती है रिपल्शन का। ऑब्वियसली रिपल्शन डिक्रीज हो गया तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पकड़ के रहेंगे, किसको, न्यूक्लियस को। देन अगर आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो या करना है तो आपको बहुत सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसीलिए जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है हाई। ये ना थोड़ा सेपरेट दिया गया है, मे बी उनको कुछ पूछना होगा इसमें से, मे बी सेपरेट पैरा था इसका थोड़ा सा। ओके अगर अभी आप मुझे इसका बता पाओगे क्या, एक्टिनाइड में यही होगा क्या जैसे लैंथेनाइड में हुआ। एक्टिनाइड में 5f 6d एंड 7s होती है, उसकी भी डिप्लीसिटेड होती है क्योंकि ये सिस्टर है ना रे। लैंथेनाइड एक्टिनाइड ब्लॉक एलिमेंट सेम होते हैं, उसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये टर्म हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। ये क्लियर हो गया आपको क्यों हाई है। वैसे हमने जो पहले कौन सी पढ़ी थी, ट्रांजिशन सीरीज के लिए ऐसे कुछ था क्या, बहुत हाई थी क्या ट्रांजिशन के लिए, नहीं, इसके लिए हाई थी। उसका मेन रीजन ना ये है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल विच इज फुल्ली फिल्ड एंड डिप्लीसिटेड। रीजन है 4f ऑर्बिटल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, विच इज डिप्लीसिटेड मीन्स अंदर के साइड होती है, आफ्टर दैट वो क्या करती है, फुल्ली फिल्ड होती है। ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसने ये करना चाहिए था, तो वो क्या करती है, उतना रिपल्शन कर नहीं पाती। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। अभी हम पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। आपको पता है इससे पहले भी हम थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ चुके, बराबर है, इससे पहले हम मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ चुके। अभी हमें देखना है जो मेटेलिक कैरेक्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों है, क्या है, थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है वो। चलो हेडिंग लो, मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटेलिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम। रीजन हम यहाँ पे ना हमारी ट्रांजिशन जो है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर क्यों दिखा रहे, उसके 3 रीजन लिखेंगे, देन एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि मेन है कि नहीं। पहला रीजन है उसका लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आफ्टर दैट सेकंड वन है वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड थर्ड वन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल। इसमें उसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है। हमें फिर देखनी है प्रॉपर्टीज, उसकी क्या होती है प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। देन हाई हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, हाई हार्डनेस। देन थर्ड वन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है हमारा। देन मेटालिक प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्ड, अगेन फिफ्थ वन, फोर्थ, फिफ्थ वन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होती है उनके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड शो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लाइक HCP, CCP and BCC.
क्लियर हो रहा है? तो हम वही देख रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है मेटालिक कैरेक्टर क्यों दिखा रहे हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट आपके मेटालिक कैरेक्टर क्यों दिखा रहे हैं, उसका रीज़न देखो। ये रीज़न हमने जस्ट अभी क्लियर करे हैं, आपको अगर पता होगा तो ये रीज़न हमने जस्ट अभी क्लियर किए हैं। देखो मेटालिक कैरेक्टर, मेटल के साथ जाएंगे सारे कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर मीन्स मेटल के साथ जाएंगे। तो मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी, सो इट इज करेक्ट। आफ्टर दैट वैकेंट डी ऑर्बिटल, आपको पता है कि पहली जो हमारी 3D सीरीज है उनके पास स्कैंडियम लेके कहाँ तक के वैकेंट डी ऑर्बिटल है हमारे पास, अगर हम एक्सेप्शन ना ही पकड़े कोबाल्ट का तो निकेल तक के। कोबाल्ट और जिंक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आयुष नहीं होती है, D10 3D10 होती है। तो हम क्या कहेंगे कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। आफ्टर दैट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपने देखे हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबके पास 3D सीरीज में, n-1d मीन्स 3D ऑर्बिटल में क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द रीजन ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर वो थोड़ा सा रीज़न होता है क्योंकि आपको पता है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट हो रही है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हमें कंडक्ट करने के लिए। तो ये 3 रीज़न है आपके, ये पहला आपको क्लियर है क्योंकि ये ऑल मेटल के साथ अप्लाई हो सकता है। सेकंड वन के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि वो हम डी सीरीज के लिए लिख रहे हैं, 3D के लिए। तो 3D के पास होती है आपकी वैकेंट डी ऑर्बिटल। आफ्टर दैट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमारे पास क्या होती है अगेन उसी डी सीरीज में, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। अभी प्रॉपर्टीज, इन सब के वजह से वो ना ये प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। पहला है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, आपकी जो ये 3D सीरीज है ना इसमें होती है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग किस में होगी, मेटल्स में होगी। और ये मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है इसलिए उनमें क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है उनके पास, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। देन हाई हार्डनेस, हाई हार्डनेस, हाई हार्डनेस, हाई हार्डनेस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हाई हार्डनेस का क्या करेंगे, आप बोलेंगे मेटल तो सॉफ्ट होती है ना, ये हार्ड कैसे हो गई। एक्सेप्शन है, गोल्ड है, कुछ मेटल सॉफ्ट होती है, कुछ मेटल अपनी हमारी हार्ड होती है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या है, हाई हार्डनेस। ओके, देन गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी थर्मल, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, नो आपको भी पता है, इट इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मेटल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर दैट मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या आएगा, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, स्नोरस नेचर, अगेन alloy formation, बस डन। देन इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अभी ये देखो, ये थोड़ा सोच सक कि कोवेलेंट बॉन्ड, अभी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनके पास है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बैठे उनके पूरी। ओके, तो वो क्या करेंगे कि क्या बनाएंगे, अपनी कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी दो पर्सन्स में हो, दो एटम्स में हो, दो एलिमेंट्स में कुछ शेयरिंग होता है तो बॉन्ड बनता है। ओके, तो ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ज़रूरी नहीं है सब बॉन्ड शेयरिंग से बनेंगे, कुछ बॉन्ड वन वे भी होते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, विच इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वन वे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थी ना, ओके वन वे, तो वो ये आपको पता है। शो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये पढ़े हैं ना हमने सॉलिड स्टेट में, एचसीपी, सीसीपी, बीसीसी, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं वो, उसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आपको पता है वो सब, सॉलिड स्टेट में हमने डन किया है वो। मोलिकुलर सॉलिड पढ़े थे हमने, पता है ना आपने, वहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड्स पढ़ी थी, उसमें हमने ये सब पढ़ा था। कुछ नहीं, इतना लाइन ही लिखा है उन्होंने कि ये जो है ना मेटल है ना, इसीलिए ये स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, एचसीपी, टीटीपी। ओके, तो लिखो मेल्टिंग पॉइंट।
फर्स्ट वन लिखना है आपको ना। मेल्टिंग पॉइंट में अगर आप देखते हो ना, आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखता है। अप टू D5 मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, आफ्टर D5 मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, और बीच में 2-3 एलिमेंट है उनका कुछ अलग ही चल रहा है मेल्टिंग पॉइंट को लेके। ओके, मेल्टिंग पॉइंट देखो, MP मीन्स मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। नहीं तो बोलेगा मैडम ने मध्य प्रदेश में बता दिया था, कुछ चल रहा था। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दैट ये देखो इनका क्या चल रहा है, क्रोमियम है, MO एंड ये इनका क्या चलता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका रीज़न है जो D5 है इसमें होती है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये बनाता है आपका स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक। ओके, वेट Mn and Tc, इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट, इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट है इनका। हाँ वो देखो बता रहा है आपको, D5 स्टेबल, स्टेबल, लेस अवेलेबल फॉर bonding, yes available for bonding. After last one, after D5 melting point get decrease, melting point get decrease। चलो इसमें देखो हम क्या देखते हैं, लास्ट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देख रहे हैं। अभी देखो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करोगे 3D सीरीज का, आपको ये पता है D5 कॉन्फ़िगरेशन कब तक आता है। ओके, मीन्स D1 लिसन, हाँ D1 D2 D3 D4 अप टू D5। ओके, मेल्टिंग पॉइंट आपका ना हाई होगा जब तक आपका ये D5 कॉन्फ़िगरेशन आता है, आपके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई। देन इनका ना सेपरेट दिया गया, ये जो तीनों हैं मेंबर फ्रेंड, इनका ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये तीनों का होता है सीरीज में हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे रीज़न है कि D5 में इनके मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकी D5 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगेन वो क्या करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर उसकी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है उस एलिमेंट के रिलेटेड, अगर उसको ब्रेक करना है तो आपको हाई हीटिंग देनी पड़ेगी। ओके, कोई भी बॉन्डिंग हो, मेटेलिक बॉन्डिंग हो, अगर उसको ब्रेक करना है तो हाई हीटिंग देनी पड़ेगी। जैसे किसी का फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना होगा तो बहुत सारी गॉसिप्स करनी पड़ेगी, तब जाके वो ब्रेक होगा, नहीं तो नहीं होता है। ओके, तो ये कि इनके पास क्या होता है, ये तीन फ्रेंड्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है बहुत सारी, उससे वो क्या बनाते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं, और उस मेटेलिक बॉन्डिंग को ब्रेक करना है तो हाई हीट देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई जाएगा। आफ्टर दैट ये दोनों हैं, इनका इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट है, उन दोनों का कुछ अलग ही चल रहा है, वो इरेगुलरिटी दिखा रहे हैं। क्यों, D5 जो है ना उनकी स्टेबल है, वो D5 उनकी स्टेबल है, बट इस D5 में ये लेस अवेलेबल होती है बॉन्डिंग में। देखो अगर वो D5 उनकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ही नहीं, बॉन्डिंग टूटेगी कैसे? अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप है ही नहीं तो फ्रेंडशिप तोड़ेंगे कैसे? जल्दी से टूट जाएगी ना, वो एकदम कैजुअल फ्रेंडशिप है, कैजुअल स्टेटस है आपके फ्रेंडशिप का, तो इजीली टूटेगी। तो इनकी फ्रेंडशिप क्या है, थोड़ी सी कैजुअल होती है, वो लेस अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग के लिए होते हैं, दैट्स वाई उनका मेल्टिंग पॉइंट ना थोड़ा इरेगुलरिटी में शो होगा। देन लास्ट वन, आफ्टर D5, D6 D7 D8 D9, आफ्टर D5 आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऐसे